नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और साथ ही एक आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे प्रोग्राम्स रेगुलरली मिल जाएं। बेल का आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और ये हम इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो देश के निर्माण की बात करने वाले जो YouTube चैनल्स हैं, उनकी तरफ नेग्लिजेंसी चल रही है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ये भी ज़रूरी चीज़ है देश के निर्माण के लिए और हमारे इस राष्ट्र की उन सब चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ें राष्ट्र के लिए ज़रूरी हैं। तो प्रोपोगंडा सब तरफ चल रहा है, लेकिन इस प्रोपोगंडा के बीच में जो सही नैरेटिव है वो आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे जैसे जो चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये कि भारत बंद का ऐलान हुआ है, आह्वान हुआ है। कल भारत बंद करने के लिए लोग सड़कों पर आएंगे और इसके लिए आज से अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। प्रेस रिलीजेज आ रही हैं, मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। किस तरह का बंद होगा ये कल देखने वाली बात रहेगी, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैदी से इसको संभालने के लिए तैयारी कर रहा है और इंटरनेट भी बंद करने की तैयारी चल रही है। कई व्यापार संगठन हैं वो भी परेशान हैं, हैरान हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बंद कराने वाले लोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर ही जाकर अपना वो दिखाते हैं जोर, और उसी से लगता है कि भारत बंद हो गया है। हालांकि प्रशासन ने इस तरह की तैयारी की है कि कोई जोर जबरदस्ती ना करे, यातायात सुगम चलता रहे, इमरजेंसी सर्विसेज कायम रहें, पेट्रोल पंप सहित गैस की सप्लाई है या कि मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब सुचारू रहें, इसके लिए प्रशासन इंतजाम में लगा हुआ है। बहरहाल हम इस खबर के ऊपर आएँ कि असल में खबर क्या है, भारत बंद क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग इसके पीछे प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर दे देना चाहते हैं जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये हास्य की खबर है, पहले हंस लिया जाए थोड़ा, क्योंकि कल देश में हो सकता है कई जगह बलवे की खबर आए, कई जगह आगजनी की जाए, क्योंकि देश में माहौल तो इस तरह का है और विपक्षी पार्टियां इस माहौल को हवा देने का भी काम करेंगी। आएंगे इसके ऊपर भी, लेकिन इंटरेस्टिंग और हास्य की क्या खबर है वो जरा पाकिस्तान की देख लेते हैं। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ की संसद में चूहे बहुत हो गए हैं। संसद में, पार्लियामेंट में चूहे बहुत हो गए हैं, जिससे कि वहाँ जो फाइल्स हैं, जो रिकॉर्ड है वो कुतर दिया गया है। कंप्यूटर के तार हैं वो काट दिए गए हैं और चूहों से पाकिस्तान की संसद में हड़कंप है। सांसद हैरान परेशान है। कल वहाँ का मीडिया इस खबर को बहुत शीर्ष तौर पर चला रहा था, हेडलाइन बना रहा था और बताया जा रहा था कि संसद में कामकाज भी ठप सा हो जाता है कई बार जब कंप्यूटर काम नहीं करते हैं, इंटरनेट काम नहीं करता है। इसके लिए पाकिस्तान की संसद ने 12 लाख रुपए का बजट एलोकेट किया है। पाकिस्तानी 12 लाख रुपए हैं और ये बजट इसलिए है कि चूहे मार बिल्लियों को लाया जाएगा। तो बिल्लियां संसद भवन में छोड़ी जाएंगी जो इन चूहों को मारेगी। तो ये चूहा बिल्ली दौड़ पाकिस्तान की संसद में शुरू होने वाली है। चूहा बिल्ली दौड़ इसलिए भी वहाँ इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में चूहा बिल्ली दौड़ चल रही है, सेना के बीच और सरकार के बीच भी चल रही है, इमरान खान के बीच और सेना के बीच भी चल रही है। तो ये चूहा बिल्ली दौड़ तो थी मेटाफरिक, लेकिन अब ये इफेक्टिवली चूहा बिल्ली दौड़ वहाँ की संसद में होगी। शिकारी बिल्लियाँ लाई जा रही हैं, चूहेदानी जिसको कहते हैं हम, ट्रैप जिसको कहते हैं, वो रखे जाएंगे। ये पाकिस्तान की संसद के हालात हैं जहाँ चूहों ने पाकिस्तान के सांसदों की, पाकिस्तान की सरकार की नींद हराम कर दी है। साथ ही पाकिस्तान की जनता की नींद भी हराम हो गई है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में इस साल गधों की संख्या में बेताशा बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में इस साल 1 लाख गधे बढ़ गए हैं। टोटल 60 लाख के आसपास गधे पाकिस्तान में हैं। अब इन गधों का पाकिस्तान आखिर करे तो क्या करे? एक्सपोर्ट केवल चाइना लेता है, क्योंकि चाइना में गधों की शायद कमी है, तो वो पाकिस्तान से गधे लेता है और हर साल तकरीबन 5 लाख के आसपास गधे पाकिस्तान चाइना को निर्यात करता है। इससे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भी मिलती है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा कमाने के बहुत कम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन गधे हैं
कुछ गधे हैं और कुछ गधे हैं जो पाकिस्तान से बेटियां और बहुओं को ले जाकर चाइना में बेचते हैं, ये भी है। तो बहरहाल 60 लाख गधों के साथ पाकिस्तान की आर्थिक हालत कमजोर है, खस्ता हाल है। उधर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए दौड़ पड़े हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वहां पर गधों की संख्या क्यों बढ़ रही है। तो ये तो था एक लाइटर नोट के ऊपर। अब आ जाते हैं, सीरियस बात कर लेते हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश में कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद क्यों किया गया है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की 1 तारीख को यानी 1 अगस्त गुरुवार के दिन एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है, जिसको हेड कर रहे थे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इस फैसले की खासियत क्या है? यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने ही यानी सुप्रीम कोर्ट के ही 20 साल पुराने दिए हुए फैसले को पलट दिया है। 20 साल पहले यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि SC ST का जो रिजर्वेशन है, इन जातियों को हम विभाजित नहीं कर सकते। ये एक वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये एक समूह है। इसमें अब और क्लासिफिकेशन हम नहीं कर सकते और वर्गीकरण हम नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। एक समूह है, इस समूह में जो भी जातियां आरक्षण ले पा रही हैं वो आरक्षण लें। लेकिन अब कुछ रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी और उनमें यह कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कुछ पावरफुल, कुछ इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग जातियां हैं वो फायदा ले रही हैं और वो क्रीमी लेयर जो है वो फायदा ले जाती है। बाकी जो जिसको कहते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, तो पिछड़ा जो है पहली जो कैटेगरी है वो सारों का लाभ ले रही है, अति पिछड़ा को उतना लाभ नहीं है, अत्यंत पिछड़ा तो बेचारा आज तक आया ही नहीं आरक्षण की कैटेगरी में, उसको लाभ मिल ही नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलटते हुए ये रूलिंग दी है कि अब ये क्लासिफिकेशन हो सकेगा। और इसमें कहा गया है कि ये जो आरक्षण का जो कोटा है, इसमें सब कोटा बनाए जा सकेंगे। अब राज्य अपने अपने हिसाब से इसको सब कोटा, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाए कि कौन सी जाति का कितना हिस्सा है, हिस्सेदारी कितनी है और उसका सोशो इकोनॉमिक जो स्थिति है वो कितनी है। और यह भी गाइडर दे दिया गया है कि 100% किसी एक जाति को न दे दिया जाए। जैसे किसी स्टेट में मान लीजिए कि कोई एक जाति जिसको आरक्षण मिला ही नहीं कभी, लेकिन उसको भी 100% न दे दिया जाए, उसका ये ध्यान रखा जाए कि उसकी कितनी हिस्सेदारी है। अब ये हिस्सेदारी जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। राहुल गांधी फंसेंगे इसमें, राहुल गांधी की पार्टी भी फंसेगी, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये जो क्रीमी लेयर में बैठे हुए लोग हैं जो कल आपको दिखेंगे सड़कों के ऊपर, ये जो अधिकारी लोग हैं, रिटायर्ड हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, यही करेंगे आंदोलन। क्योंकि जो अति पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनको तो मौका मिल जाएगा, उनको तो फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो 70 साल से 75 साल से 1950 में आरक्षण लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली, वैसे इसका इतिहास तो पुराना है। 1932 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे राम से, उन्होंने ये आरक्षण का प्रस्ताव रखा था और उसमें लागू कर दिया था उन्होंने। और बाद में गांधी जी इससे नाराज भी हुए कि हिंदुओं में इस तरह से डिवीजन आ रहा है। बाद में पूना पैक्ट हुआ, BR अम्बेडकर 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। वो लंबी कहानी है, वो आरक्षण की एक लंबी कहानी है। लेकिन 1947 तक आते आते ये बात समझ में आ गई थी कि आरक्षण तो देना है, लेकिन पहले 20% का एक आरक्षण का कोटा तय हुआ था, जिसमें SC और ST दोनों, और उनको मिला था जातिगत आधार पर, सोशो जो बैकग्राउंड था उनका उसके आधार पर, उसमें इकोनॉमिक आधार नहीं था। तो यहां पर जो इकोनॉमिक आधार है वो OBC को और EWS को है। इनमें आर्थिक आधार और उसका सोशल कंडीशनिंग देखी जाएगी, प्लॉट क्या है, प्लॉट नहीं है, जमीन है कि नहीं है। हालांकि OBC में जमीन का नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है उसमें, लेकिन 8 लाख रुपए के समय सीमा जो आय सीमा है वो तय है। 11 इंडिकेटर्स हैं 1992 के इंदिरा साहनी केस की, जिसमें 50% का सुप्रीम कोर्ट ने एक मापदंड तय कर दिया था कि ये गाइडलाइन है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा 1992 में इंदिरा साहनी केस में। तो OBC का जो मसला है उसमें 11 इंडिकेटर्स दिए, उन इंडिकेटर्स में 8 लाख रुपए से ज़्यादा की अब जो चल रही है, पहले तो वो 1 लाख थी, लेकिन अब बढ़ाते बढ़ाते 2015-2017 में इसको
8 लाख कर दिया गया। हालांकि जो बोर्ड है उसने कुछ सिफारिशें की है, वो भी हम बताएंगे आपको कि वो सिफारिशें क्या है। जो एनसीबीसी जो बोर्ड है उसने भी कुछ सिफारिशें की हैं। लेकिन बहरहाल हम अभी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात कर लेते हैं जिसमें ये बबेला खड़ा हुआ है। 1 अगस्त को जो फैसला आया है उसमें बबेला खड़ा हुआ है, क्योंकि ये फैसला एक तरह से क्रीमी लेयर से जुड़ा हुआ है। जो जातियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जातियां आरक्षण का लाभ ज्यादा ले चुकी हैं, उन जातियों को अब थोड़ा सा अलग किया जाएगा, और जो उनमें जो बच गई हैं जातियां उनको थोड़ा आगे देकर कोटे में से सब कोटा दिया जाएगा। यानी अब कोटे में कोटे की भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। भारत में 1931 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग 1950 में आरक्षण का फार्मूला लागू किया गया था, और उस सेंसस के हिसाब से 1109 अनुसूचित जातियां आरक्षण की हकदार पाई गई थी पूरे देश में, और 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां, 1109 एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट, और 700 से ज्यादा 705 के आसपास हैं। ये 705 जो हैं ये हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां। आप हम सब जानते हैं विभिन्न राज्यों की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आप हम सबको पता है कि आरक्षण का जो लाभ है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में वो कम्युनिटीज ले रही हैं जो पावरफुल कम्युनिटीज रही हैं। पहले से जो सोशियो और इकोनॉमिक स्तर पर मजबूत जातियां रही हैं उनको ज्यादा आर्थिक आरक्षण का लाभ मिला है। आप स्टडी कर सकते हैं इसकी। जो दलित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित जिसको कहा जाता है, उनके तो आज भी नंबर नहीं आ रहे। इक्का दुक्का कोई सेलेक्ट हो जाता है तो हो जाता है, पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, किताबें ही नहीं बेचारों के पास, मकान ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो कहां से वो ले पाते आरक्षण। फिर कोचिंग, आईएएस बनने के लिए आप हम सबको पता है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वाले भी जाते हैं दिल्ली, उनको पैसा मिलता है तो चले जाते हैं। जो नहीं जा पाते हैं वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते, तो जो ग्रेजुएट ही नहीं हो आईएएस का एग्जाम कैसे देगा। आरएस का एग्जाम मतलब स्टेट सर्विसेज जो हैं या बाकी जो और सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करेगा कोई व्यक्ति जिसके पास साधन ही नहीं है, पैसा ही नहीं। तो जिसके पास साधन था, पैसा था, वो पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है उन याचिकाओं को एक तरह से समेटते हुए। हालांकि इस फैसले में 2024 का जो फैसला है इसमें 2004 का फैसला आड़े आ रहा था, और उस फैसले में एक आ गया था कि एक समूह को हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बात समझ में आ गई कि जो स्टेट्स हैं वो कह तो रहे हैं कि भाई हमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला, उनका भी तो करें कुछ और लोग भी गए हुए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। अब देखना यह होगा कि अन्य जो जातियां हैं, जो क्रीमी लेयर से वंचित जातियां हैं, अब ये क्रीमी लेयर जो टर्म है इसका भी थोड़ा बैकग्राउंडर देख लेते हैं। ये टर्म पहली बार बातचीत में, ऑफिशियल यूज में 1974 में आई, जब ये केरल हाई कोर्ट में एक मामला था, और केरल हाई कोर्ट में स्टेट वर्सेस एनएम थॉमस का ये जो मामला था, ये उसमें 1974 में ये केरल हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें ये बात सामने आई थी कि वीकेस्ट अमंग द वीक जो है, कमजोरों में सबसे कमजोर, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यानी अति पिछड़ा जो है, अत्यंत पिछड़ा है, अत्यंत दलित है, उस तक लाभ आरक्षण का पहुंचना चाहिए। यह 1974 में केरल हाई कोर्ट का एक फैसला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कह ही दिया था कि भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक समूह है और इस समूह को हम खंडित नहीं कर सकते। लेकिन बात तो चल रही है क्रीमी लेयर की। अब क्रीमी लेयर का भी मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा तो है कि भाई क्रीमी लेयर को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ले आई सरकारें, जो प्रमोशन के अंदर भी हुआ कि आरक्षण का लाभ प्रमोशंस में दिया जाए या नहीं दिया जाए। भाई वो तो क्रीमी लेयर हो चुके, लाभ ले चुके। एक बार जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उसको अब किस बात का आरक्षण दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए।
तो सुप्रीम कोर्ट भी आखिर अभी ईडब्ल्यूएस के टाइम में भी 2022 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा देखता है। ये 50% का जो आरक्षण की तय सीमा थी उसमें ईडब्ल्यूएस का बढ़ा, तमिलनाडु में तो 69% है, वहां की सरकार ने कर रखा है, क्योंकि इसमें आरक्षण का जो मसला है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 15 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 15/1, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी प्रावधान आड़े नहीं आएगा आरक्षण देते टाइम राज्यों को जो कि आर्टिकल 26 को दरकिनार करता हो। यानी आर्टिकल 26 अलग है और राज्यों को आरक्षण देने का जो अधिकार है वो अलग है। तो ये बात आरक्षण देते टाइम ही लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 3 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए, जिसकी वजह से आरक्षण में, पदोन्नति में जो आरक्षण है वो अभी भी, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार कहा है, तो अब इस पर भी आंदोलन होते हैं, आप हम सब जानते हैं, वो भी क्रीमी लेयर का ही मसला है। अब ये जो क्रीमी लेयर का मसला है, इसको जरा और थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें जो वंचित जातियां हैं उनके लिए कोटे में सब कोटा फिक्स करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। अब इससे जो क्रीमी लेयर में आए हुए लोग, इनके पेट में दर्द हो रहा है। कल जो आंदोलन में उतरेंगे उनमें आप देखेंगे कि रिटायर्ड आईएएस होंगे, रिटायर्ड आईपीएस होंगे, कुछ पैसे वाले लोग होंगे इन्हीं के, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होंगी। कांग्रेस ने शायद संभवतः समर्थन दे दिया है कल के बंद को, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि हम आरक्षण के साथ हैं और बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। अब इसमें आरक्षण कहाँ है? आरक्षण तो मिल रहा है भारत में। यदि आरक्षण की बात देखें तो एससी को 15% है और एसटी को 7.5% है। पहले दोनों का मिलाकर 20% था, अब ये 22.5 हो गया है, और 27% का आरक्षण ओबीसी को है। तो इस तरह से ये आरक्षण है। तमिलनाडु में कई तरह का और आरक्षण भी है। इसमें तमिलनाडु में एक आरक्षण 3.5% का, 3.5% का मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी है। वो एससी एसटी वाले उसमें नहीं है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी में है। और आंध्रा की यदि हम बात करें, आंध्र प्रदेश में एक बार 4% आरक्षण मुस्लिम और इनको दिया था, लेकिन उसमें अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केरल की यदि हम और बात करें तो केरल में पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसमें 12% का आरक्षण है मुस्लिम्स को। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां भी हैं। लेकिन देश में यदि बात करें तो 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा रिजर्व क्लास को। ओबीसी की जहां तक बात है, ओबीसी को अभी हमने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है मामला, इसमें आर्थिक आय जो है वो एक क्राइटेरिया बड़ा जबरदस्त है, 8 लाख वाला। और साथ ही ये भी है कि एससी एसटी में ये वंचना नहीं है कि कोई एक क्लास ऑफिसर हो गया, कोई ऑफिसर हो गया सरकार का, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, उसके बेटों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको तो मिलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में ये है कि ए क्लास सर्विसेज वाले जो लोग हैं, जो हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनके बेटे बेटियों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जैसे ओबीसी में कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके बेटे बेटियों को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि ओबीसी में भी कुछ जो मजबूत जातियां हैं, जो सबल हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास साधन संपन्न हैं, जो उनको यह लाभ ज़्यादा मिलता है। ओबीसी में भी जो कई जातियां हैं जिनको आज तक लाभ नहीं मिला। ठीक ऐसे ही एससी एसटी। तो एससी एसटी में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, ये ऐतिहासिक फैसला है। इसमें जो बाकी की जातियां हैं इनको ध्यान देना होगा कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के हिसाब से हमें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अब यहां कांग्रेस समर्थन दे रही है कल के बंद को, भारत बंद को, लेकिन राहुल गांधी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका कारण यह है कि वो खुद कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो एससी एसटी में जो जातियां ज्यादा हिस्सा ले रही हैं तो उनकी भागीदारी तो तय नहीं हुई अभी तक, उनको तो लाभ नहीं मिला। तो राहुल गांधी कल क्या जवाब देंगे जब ये जातियां जिनकी हिस्सेदारी तो ठीक ठाक है लेकिन भागीदारी नहीं हो पा रही, उनको उनके हिस्से का भाग नहीं मिल रहा।
शेयर नहीं मिल रहा है। उसका क्या जवाब है राहुल गांधी के पास? वीकेस्ट अमंग द वीक जो जातियां हैं, उनके लिए राहुल गांधी क्या करेंगे? ये कांग्रेस के लिए फंसने वाली बात भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ स्ट्रांग जातियां हैं, वो नैरेटिव तो पेश करती हैं, उनका नैरेटिव चल भी जाता है और उनकी अगुवाई में लोग आ भी जाते हैं। जैसे मुस्लिम्स में ये जो अशरफ हैं, ये हैं तो 4% ही, बाकी जो 96% जो बचते हैं वो पसमानदा है, लेकिन पसमानदा उनके पीछे चल जाते हैं। यही जो शाही मस्जिदों के काजी वगैरह होते हैं, मुफ्ती वगैरह होते हैं, इनके कोई पसमानदा मुसलमानों में से थोड़ी बनते हैं, ओबीसी में भी नहीं बनते। मुसलमानों की जो ओबीसी जातियां हैं उनमें से भी नहीं बनते, कुछ चुनिंदा ही लोग होंगे। तो जो अति पिछड़ी मुसलमानों की जो कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस की जैसे मसीही कम्युनिटी है, उनको ये बरगला देते हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। कल देखना यह होगा भारत बंद में कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित हैं अब तक 75 साल के इस आरक्षण के फार्मूले में, हम केवल 1950 से बात कर रहे हैं, तो ये जो 74 साल का इतिहास है, इसमें जो जातियां आज तक बाहर रही हैं, ये कल क्या करेंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इनके पक्ष में है, और पक्ष ऐसा कि सरकार भी नहीं कर पाती है काम, जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब ये बात अलग है कि कल के प्रदर्शन के बाद सरकार के ऊपर कितना प्रेशर आता है, सरकार किस तरह से एक्ट करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी ये जो सीधी भर्ती वाला जो मामला है, इसमें कांग्रेस की चाल काम आ गई है, और कांग्रेस ने जो नैरेटिव पेश किया उसमें बीजेपी फंस गई है एक तरह से। बीजेपी को वो एक्शन लेना पड़ गया जो कि किसी भी सरकार को, मतलब यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें, जो विकसित देश हैं उनमें ये हमेशा होता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को पदों पे लिया जाता है, और ये जो पदों पर लेने वाली बात है, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड जैसी जो कंट्रीज हैं, ये लेटरल इंक्लूशन करते हैं, जिसको हम अभी हमारे यहाँ लेटरल भर्ती का चल रहा है मसला। तो यूपीएससी ने अब इसका आदेश रद्द कर दिया है, यानी कि अब सीधी एंट्री नहीं हो सकेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर सरकार में, जो सचिव हैं, उप सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, इनके लिए। लेकिन कांग्रेस ने ये हंगामा तो खड़ा कर दिया। ठीक है, राहुल गांधी का नैरेटिव चल भी गया कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, सीधी भर्ती कर रही है, SC ST का कोटा इसमें लागू होना चाहिए लेटरल भर्ती में, तो ये तो ठीक है। बट सब्जेक्ट एक्सपर्ट का क्या होगा फिर देश में, जो कि फार्मूला आपने लागू किया था, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था, उद्योग मंत्री विपक्ष की पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये लोग सोचते नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे जिनको लेकर आए कांग्रेस के लोग? सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही थे, लेकर आ गए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, और तो और अभी बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। सत्यनारायण पिट्रोदा, राजीव गांधी लेकर आए, संचार क्रांति करनी है, तो पिट्रोदा जी लेटरल एंट्री से आए कि नहीं आए? वो कौन सी उसमें थे, भारत की कोई सेलेक्टेड उसमें थोड़ी थे। तो कहने का मतलब यह है कि लेटरल एंट्री का जो फैसला सरकार को बदलना पड़ा है, ये एक पावर जिसको कहते हैं प्रैक्टिस, यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने पर मजबूर हो गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि SC ST के जो मामले हैं, SC ST के प्रताड़ना के जो मामले हैं, SC ST को तंग करने के जो मामले हैं, SC ST एक्सटॉर्शन के जो मामले हैं, इन मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी। उस कानून में प्रावधान यह है कि सीधी गिरफ्तारी होगी।
कोई SC/ST के व्यक्ति ने यदि किसी पर आरोप लगा दिया तो सीधी गिरफ्तारी है, पहले कोर्ट से जमानत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया कि भाई कम से कम जांच तो करो, लेकिन संसद में अड़ गए ये लोग और फिर मोदी सरकार को उस फैसले को वापस करना पड़ा, जिसकी वजह से बाद में 3 स्टेट, गुजरात तो मतलब कि कबड्डी करते ही बचे हैं लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके नतीजे आपके सामने थे। तो अब कल का जो प्रदर्शन है इससे क्या तय होगा, ये कल की बात कल शाम को करेंगे। लेकिन लगता यह है कि SC/ST की जो बाकी जो बची हुई जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिला है, उनको खुश होना चाहिए और उनको कल के प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। ये उनके हित की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। यदि कल की भीड़ में वो आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक की बात करी। 20 साल पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अब 7 सदस्यीय ये जो बेंच है इसने ऐतिहासिक फैसला किया है और ये फैसला आगे तक असर करेगा और आगे तक ऐसा असर करेगा कि जो जातियां टकटकी लगाए बैठी हैं, जिन जातियों को एक तरह का बहिष्कार से ही झेलना पड़ रहा है, उनका भी इंक्लूशन हो सकेगा, उनको भी अब लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो ये था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।